Hello, good afternoon. Hello everyone and very good afternoon. कैसे हो? क्लासेस कैसी जा रही है? पढ़ाई कैसा चल रहा है? Yeah, let me know if you are able to hear me or not. If you can see the screen or not through the poll. Just now I have launched a poll. ठीक है, उसके बाद we will start with the class, है ना? Am I audible? Okay. Okay, great, great, great. So, without wasting time, let's start with the thing, है ना? क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है और अच्छे से करनी है. Then we will do as soon as possible. तो स्टार्ट करते हैं. आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रीवियस क्लास तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तक डिस्कस किया. I mean, we studied Coulomb's law. We studied what is electric field, how to calculate it, for point charge, and then for continuous charge distribution. हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, हमने गॉस लॉ पढ़ा और उसका एप्लीकेशन भी किया, है ना? सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड. अब हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका बैकग्राउंड मैंने प्रीवियस क्लास में तुम लोगों के साथ डिस्कस किया था. सो आई विल स्टार्ट विद दैट. चलो आगे बढ़ते हैं. सो बेसिकली आज के क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डाइपोल, दिस टू थिंग्स आर इन माय हेड. एंड आई विल रिक्वेस्ट कि तुम लोगों से जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं यस नो में प्लीज जल्दी से रिप्लाई करना. और आई विल रिक्वेस्ट, मेक अनदर रिक्वेस्ट कि लाइक तुम लोग स्कूल से रिक्वेस्ट करो कि इंडिविजुअल डिवाइस से तुम लोग ज्वाइन कर सको, सो दैट वन टू वन इंटरेक्शन ज्यादा हो, कम से कम टाइम वेस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा समय का यूज हो सके प्रॉपर वे में. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज आप लोग इंडिविजुअल सिस्टम से ज्वाइन किया करो सो दैट वी कैन हैव टॉक एंड कॉन्वर्सेशंस. ठीक है, चलो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो व्हाट इज दिस? First thing is definition. So electric potential is defined as work done by an external force in bringing a unit positive charge from infinity to a point having electric field influence. Suppose कर लो कि यहाँ पे कैपिटल चार्ज क्यू है. अगर इस रीजन में कैपिटल चार्ज क्यू है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन इट्स सराउंडिंग, राइट? सो अगर यहाँ पे इन जनरल मैं कोई पॉइंट पी लेती हूँ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, डन. और इस पॉइंट पे अगर सपोज कर लो इंफिनिटी पे कोई चार्ज क्यू है, सो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नली मुझे इस चार्ज को इंफिनिटी से आर सेपरेशन तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा फॉर यूनिट चार्ज, दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू. ठीक है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज by an external force in bringing that unit charge from infinity to certain separation r. So basically we are defining electric potential because of capital charge q here at a point p. ठीक है, और वो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज in bringing a test charge, that is a unit charge from infinity to this point p. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन. अब इस डेफिनेशन के थ्रू हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, यानी कि इस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है. ठीक है, ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके होगे, बट स्टिल आई वांट टू गो विद दिस, लाइक लेट अस आल्सो डिस्कस इट हियर, क्योंकि क्लासरूम में तुम लोग जरूर किए होगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. सपोज कर लो हमारे पास यहाँ पे चार्ज q है एंड वी हैव वन चार्ज स्मॉल q एट इंफिनिटी. ठीक है, और ये कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है, ऑलमोस्ट डन. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, प्रीवियस क्लास में मैंने ये एक्सप्लेन भी किया था, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी.
यहाँ पे अब आप देखो इस पोजीशन पे मुझे लाना है, तो एक्चुअली इस चार्ज को मुझे इंफिनिटी से यहाँ पर लेकर जाना है। एक काम करते हैं, इस चार्ज को मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। डन। सो मुझे इधर की तरफ मूव करना है। अब तुम देखो जैसे ही वो कैपिटल क्यू चार्ज की तरफ आएगा, कैपिटल क्यू उसको रिपेल करेगा, है ना। और जब वो रिपेल करेगा तो ये इधर की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। एंड इफ यू वांट इट टू मूव टुवर्ड्स पी, यू नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे? जितना ये कैपिटल क्यू फोर्स लगा रहा है। डन। क्योंकि मुझे क्यू चार्ज को इंफिनिटी से पी तक ऐसे लाना है सच दैट इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो। इनिशियली वो इंफिनिटी पे है विद स्पीड 0, एंड एट पी पॉइंट व्हेन इट विल रीच पी पॉइंट, एट दैट पॉइंट आल्सो स्पीड विल बी 0। तो हमें कुछ इस तरह से लाना है कि उसके स्पीड में कोई चेंज ना हो। ठीक है, तो चलो लाते हैं। यानी कि इस पे फोर्स कितना लगाएंगे? जितना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे। यानी कि अगर मैं वर्क डन की यहाँ पे बात करूं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखते हो? एफ डॉट डी आर। सो यहाँ पे एफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर। और देखो एक्सटर्नल फोर्स हम इधर लगाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, है ना। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स चार्ज कैपिटल क्यू। और वैल्यू कितना होगा? के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर एट एनी सेपरेशन आर। ठीक है, डॉट डी आर। डन। अब देखो डी आर और फोर्स के बीच का डायरेक्शन क्या है? सेम है। सो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, ये होगा। और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये डी आर जो है वो इनहेरेंटली नेगेटिव है। डी आर इनहेरेंटली नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे तुम स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू की तरफ ला रहे हो, चार्ज क्या, डिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। सो चेंज इन डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। और यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। सिंस ये इनहेरेंटली नेगेटिव है, इस पूरे टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं एक नेगेटिव साइन दूंगी। ठीक है, एनीवन हैविंग एनी डाउट तो तुम लोग टेक्स्ट कर सकते हो मुझे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा वर्क डन। अब इसको आप क्या करोगे? कैलकुलेट। आर कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रहा है? आर चेंज कर रहा है इंफिनिटी से सर्टेन सेपरेशन आर। सो व्हाट विल बी हियर द वर्क डन? सो यहाँ पे अगर तुम वर्क डन की बात करो तो क्या होगा? माइनस के क्यू क्यू डी आर बाई आर स्क्वेयर का इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉलर। ठीक है, अब आप ये करो। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा? तुम लोग को अच्छे से इंटीग्रेशन पता होगा, है ना। सो वर्क डन क्या लिखूं मैं? माइनस के क्यू क्यू माइनस 1/r। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा? इंफिनिटी से। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई आर बचे। वर्क डन। अब देखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होगा? ये होगा के क्यू बाई आर। और ये हो गया हमारा पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को हम क्या बुलाते हैं? इसी को हम बुलाते हैं पोटेंशियल। इसी को बुलाते हैं पोटेंशियल। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू इज हाउ मच? इट इज, चलो फॉर्मूला लिख डालती हूँ अब मैं। सो एट पॉइंट पी पोटेंशियल क्या लिखोगे? के कैपिटल क्यू बाय आर। अच्छा, मैंने आर स्क्वायर तो नहीं लिखा है, नहीं। चलो, दिस इज दिस राइट। स्मॉल चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल कितना है? के इंटू क्यू बाय आर। एवरीवन क्लियर विद दिस? अप टू दिस एवरीवन क्लियर? कम ऑन, लेट मी नो। तुम लोग थोड़ा इंटरैक्ट किया करो चैट सेक्शन में, ठीक है। भेजा करो यस मैम अंडरस्टूड। जब भी मैं पूछ रही हूँ ना समझ गए, तो प्लीज एक रिप्लाई दिया करो कि यस मैम अंडरस्टूड और नो यस वट एवर। लेट मी नो। चलो ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल थिंग। नाउ वी विल मूव अहेड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब देखो हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी चार्ज को यहाँ पे लाना है, ठीक है, कोई भी चार्ज को यहाँ पे ला रहे हो तो कुछ वर्क करना पड़ रहा है, तो वेयर विल दिस वर्क गो? प्रीवियस क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। वो वर्क क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी हियर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? तो कितना वर्क किया था? अभी अभी हमने वर्क डन निकाला। वर्क डन कितना था? के क्यू क्यू बाई
R. So this much work we did. Done. So this much work कहाँ जा रहा है? It will get stored in the form of potential energy of the system. So यहाँ पे सिस्टम, दो सिस्टम ऑफ चार्ज है. इस सिस्टम में कितने चार्ज है? दो चार्ज है. तो कितना वर्क डन हुआ, कितना पोटेंशियल एनर्जी हुआ? के क्यू क्यू बाई आर. डन. तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन में दो चार्ज दिया हो, दो से ज्यादा चार्ज दिया हो और उस सिस्टम का तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो क्या करोगे? तुम देखोगे कि उस पूरे सिस्टम को स्टैब्लिश करने में कितना वर्क लगा हो. ठीक है. तो चलो मैं कुछ एग्जांपल्स तुम लोगों को और दिखाऊंगी कि कैसे कैसे कर सकते. ठीक है. तो चलो लेट्स सी. अब सपोज कर लो मुझे यहाँ पे तीन चार्जेस को असेंबल करना है. इसके कॉर्नर्स पे कितने चार्जेस को असेंबल करना है? तीन चार्जेस को. और वो तीनों इंफिनिटी पे हैं. Q1, Q2, Q3. ठीक है. इंफिनिटी पे है. इनके बीच में इनिशियली भी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है. सो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज व्हाट? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या बोलोगे? जीरो. क्योंकि चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना है? इन्फिनिटी. नो पोटेंशियल एनर्जी. अब मैं क्या कर रही हूँ? एक चार्ज को Q1 को यहाँ पे ला रही हूँ, इस पॉइंट पे, इस ट्रायंगल के एक वर्टेक्स पे. अब तुम मुझे ये बताओ, ट्रायंगल के इस वर्टेक्स पे के पॉइंट पे चार्ज को लाने के लिए कोई वर्क करना पड़ेगा? यस और नो? जल्दी से बताओ सभी लोग. ये समझना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चंस आता है. कम ऑन एवरीवन, दिस इज अ पोर्शन फ्रॉम वेयर यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस. प्लीज everyone do answer in the chat section. If I'm audible and visible, then please do interact. क्या हो जाता है सबको? कोई वर्क करना पड़ेगा? इसके सराउंडिंग में भी कोई चार्ज नहीं है, नहीं है ना? और इसके सराउंडिंग में अगर कोई चार्ज नहीं है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है. सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या था तुम्हारा? पोटेंशियल. या फिर अगर इस प्रीवियस सेक्शन में तुम जाओ, तुम यहाँ पे चार्ज लाए थे. कहाँ से लाए थे? इंफिनिटी से. सो इनिशियली चार्ज कहाँ था? R इक्वल टू इंफिनिटी पे. देन फाइनली कहाँ है? R पे है. इनिशियली जहां पे चार्ज था वहां का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो. क्यों? क्योंकि देखो पोटेंशियल कैपिटल Q चार्ज की वजह से हम देख रहे. डन. और उसी के इन्फ्लुएंस में स्मॉल q को मूव कर रहे. सो कैपिटल Q से इनिशियली ये इन्फिनिट सेपरेशन पे है. तो एट इंफिनिटी पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? के क्यू बाई इंफिनिटी, दैट इज जीरो. इनिशियल पोटेंशियल जीरो. फाइनल पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई आर. सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को मैंने यहाँ पोटेंशियल लिखा था, उसको तुम पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो. आइडियली वही लिखना चाहिए. पोटेंशियल डिफरेंस कैसे? क्योंकि फाइनल पोटेंशियल minus initial potential is equal to work done per unit charge, and here final potential was kq by r and initial potential was zero. And that is why I said कि work done per unit charge is equal to potential at the point p. Then so basic definition is कि जब भी तुम कोई चार्ज को मूव करते हो under the influence of charges, then what happens? Work done कितना होता है? That moving charge का magnitude into change in potential. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने क्या बोला? इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? जीरो है. क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इसके सराउंडिंग में. और यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या है? जीरो है. क्योंकि Q2 Q3 इससे काफी अलग अलग है. दे आर नॉट टुगेदर, राइट? सो इनिशियल पोटेंशियल जीरो, फाइनल जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, नो वर्क डन. सो यहाँ पे देखो, तुम लोग इंटरेक्ट करोगे तभी मुझे समझ में आएगा क्या नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को. अगर तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे ना, दिस इज वेरी इनकन्वीनियंट टू टीच इन दैट केस. सो यू शुड स्टार्ट इंटरेक्टिंग इन द क्लास. इट इज वेरी रियली इनकन्वीनियंट. सो Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं हुआ. ठीक है. अब मुझे Q2 को यहाँ लाना है. अब देखो, बिकॉज ऑफ Q1 यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है. बिकॉज ऑफ Q1 यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? अगर ये डिस्टेंस A है तो बिकॉज ऑफ Q1 पोटेंशियल हियर इज के Q1 बाई A. सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 वाज जीरो. नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 कितना होगा? दैट इज चार्ज, दैट इज Q2 into potential difference. Initially Q2 is at infinity, potential is zero.
And finally, Q2 is here where potential is KQ1 by A. So work done will be Q2 into potential difference, that is KQ1 by A. So टू सेकेंड चार्ज को लाने में वर्क हुआ. अब चलो सेकेंड चार्ज भी यहाँ आ गया. अब मुझे थर्ड चार्ज को यहाँ पे लाना है. अब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, बिकॉज ऑफ दोनों चार्जेज होंगे Q1 की वजह से और Q2 की वजह से. तो सपोज कर लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. सो वर्क डन इन Q3 कितना होगा, चार्ज Q3 into potential difference. So initial potential is 0, final potential is how much? इस point का potential because of charge Q1 is KQ1 by A, because of charge Q2 is KQ2 by A. So total potential is how much? KQ1 by A plus KQ2 by A. So this is the work done. So total work done अगर तुम्हें निकालना है, total work done, तो कितना जा रहा है बताओ. टोटल वर्क डन तुम्हारा जा रहा है के Q1 Q2 बाई ए प्लस के Q1 Q3 बाई ए प्लस के Q2 Q3 बाई ए. So this is the total work done. Three terms are there in total work done thing, right? So अगर तुम वर्क टोटल वर्क डन के फॉर्मूला को ध्यान से देखो, क्योंकि बार बार तुम इतना ज्योमेट्री नहीं लगाओगे, बार बार इतने नंबर्स को काउंट नहीं करोगे. सो अगर अगर आप इसको कंप्लीट अच्छे से देखो टोटल वर्क डन के फॉर्मूला को, यू कैन सी हियर दैट फॉर्मूला इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल चार्जेस, राइट? सो देखो फर्स्ट टर्म में तुम्हारा Q1 Q2 का कॉम्बिनेशन आया है, सेकेंड में Q1 और Q3 का, Q2 और Q3 का. Then so there is also mathematics there, that is permutation combination. अगर तुम ध्यान से सोचो कि तुम्हारे पास तीन चार्जेज हैं Q1 Q2 Q3, ये मैं क्यों बता रही हूँ, दिस इज जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि लाइक फॉर्मूला को कैसे याद रखना है. ठीक है. सो अगर तुम तीन चार्ज को देखो Q1 Q2 Q3, इनका कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है. अगर कॉम्बिनेशन को याद करो तो दैट विल बी, यहाँ पे तीन चार्जेज है, कॉम्बिनेशन कितने का बनाना है, दो दो का बनाना है. सो फॉर्मूला क्या होगा, 3C2. और अगर तुम 3C2 को ब्रेक करोगे, जैसे यहाँ पे मैं ब्रेक करती हूँ, 3C2 को क्या लिखोगे, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल. सो दिस विल बी 3 into 2 by 2, दैट इज 3. सो ओवरऑल कॉम्बिनेशन कितना पॉसिबल है, 3. यानी कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा उसमें हमारे पास कितना टोटल टर्म्स होना चाहिए, 3, विथ 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन. इसको हम आगे और करेंगे. जैसे इसको देख लो, दिस इज Q1, सॉरी सपोज कर लो अब हमारे पास कितने चार्जेज है, अब हमारे पास 4 चार्जेज. ठीक है. और उन चारों को कहाँ कहाँ पे है वो चारों, Q1 Q2 Q3 Q4, all are at infinite separation initially, all are at infinite separation. और उन सबको लाना कहाँ है, हमें लाना है स्क्वायर पे. तो देखो अब इजीली कैसे लिखेंगे, इजीली लिखने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले ये पता कर लो कि कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. हमारे पास 4 चार्जेज है, दो दो का पेयर बनाना है. सो कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, 4C2. तो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल लो सो दैट मिस्टेक ना. ठीक है. 4C2. सो कितना होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल. सो दिस इज नथिंग बट 6 आई गेस, है ना. सो दिस इज 6 कॉम्बिनेशन होंगे. अब देखो पहला चार्ज को जब तुम Q1 पे ला रहे हो, वर्क डन इन फॉर Q1 इज 0. नाउ अगर सेकेंड चार्ज को यहाँ ला रहे हो Q2, तो वर्क डन ऑन Q2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे पोटेंशियल होगा सर्टेन, कितना होगा, KQ1 by A because of Q1 charge. So work done is how much, Q2 into KQ1 by A. Now third charge को आप यहाँ पे लेकर आओ Q3 को. So इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पहले इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख डालो. So because of Q1 ये होगा KQ1 by A, and because of Q2 से ये कितने डिस्टेंस पे है, इतने डिस्टेंस पे है. सो डिस्टेंस को भी ध्यान में रखना. यहाँ पे क्या लिखोगे, KQ2 by √2A. So this is going to be the total potential at this point. So work done in bringing Q3 to that point will be Q3 into potential at that point, that is KQ1 by A plus KQ2 by √2A. This is done, right? Now we have to bring the last charge at the final vertex remaining. So यहाँ पे आप लेकर आओ
इस पॉइंट पे अगर Q4 को आप ला रहे हो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल पहले चेक करो। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, चलो इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं यहाँ लिखती हूँ। बिकॉज ऑफ Q2 इट विल बी KQ2/A, बिकॉज ऑफ Q3 इट विल बी KQ3/A, एंड बिकॉज ऑफ Q1 से इसका डिस्टेंस है √2A, सो KQ1/√2A। दिस इज द टोटल पोटेंशियल। अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q4 विल बी Q4 into KQ1/√2A plus KQ3/A plus KQ2/A। अब देखो टोटल 6 पेयर्स हैं या नहीं, यहाँ पे एक पेयर है, यहाँ पे 2 पेयर है, यहाँ एक, यहाँ 2, और यहाँ कितने हैं, 3। टोटल ऐड करो 6 पेयर्स हमें मिल गए, यानी कि हमने कोई पेयर को मिस नहीं किया है। एंड आवर होल ओवरऑल आंसर विल बी W1 W2 W3 W4 का प्लस। ठीक है, so that will become our answer. Everyone clear with this? Should I move ahead? Anyone having any doubt till now? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? कुछ तो बोलो। ना बोलने की कसम खाई है क्या तुम लोगों ने? नो मैम, चलो थैंक यू सो मच। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां ये एनसीईआरटी में भी तुम्हारा डिस्कस्ड है, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर एक चार्ज है और उसके इन्फ्लुएंस में दूसरे चार्ज को लाए, फिर उसके इन्फ्लुएंस में तीसरे चार्ज को लाए, तब वर्क डन हमने लिखा। अगर चार्ज नहीं दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, सपोज जैसे यहाँ पे ड्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है। सो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इनके बीच की स्पेसिंग सेम है, राइट। अब मुझे ये बताओ, इस पॉइंट पे मुझे एक चार्ज को लाना है, मेरे को 2 चार्ज को लाना है, सपोज 2, Q1 और Q2। इनिशियली दे आर एट इन्फिनिट सेपरेशन, नो पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब मुझे Q1 को A पॉइंट पे लाना है और Q2 को B पॉइंट पे लाना है। पहले मैं Q1 को ला रही हूँ A पॉइंट पे, तो Q1 को जब A पॉइंट पे लाऊंगी तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा या नॉन जीरो होगा? एनीवन, कैन एनीवन आंसर? Q1 को यहाँ पे लाने में वर्क डन 0 होगा या नॉन जीरो होगा? कम ऑन एनीवन। सिंस तुम यहाँ ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है, इट मींस चार्ज पहले से, कोई ना कोई चार्ज जरूर प्रेजेंट है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यानी कि ए पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर होगा पहले से। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 ले लो, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 ले लो, पहले से पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है ए और बी का। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से, अनलाइक प्रीवियस केसेस, राइट। सो अगर Q1 को मैं यहाँ लाती हूँ तो वर्क डन इन Q1 एट ब्रिंगिंग ए कितना होगा बताओ? वो होगा Q1 इंटू V1 होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन हमारा क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इनिशियल पोटेंशियल 0 जिस पॉइंट पे है वो चार्ज Q1, फाइनली वो ए पॉइंट पे आ रहा है जहां पे पोटेंशियल V1 है, तो वर्क डन Q1 V1 डन है। नाउ पहले हमने Q1 को लाया, सो Q1 पे तो Q1 को ए पे लाया, वर्क डन हमें पता चला। अब देखो यहाँ पे Q1 है, अब हम Q2 को B पे ला रहे हैं, तो B का पोटेंशियल V2 है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। B का पोटेंशियल एक और आएगा Q1 चार्ज की वजह से, है ना। जैसे ही Q1 चार्ज को A पॉइंट पे लाएंगे, B का पोटेंशियल और बढ़ जाएगा क्योंकि B के सराउंडिंग में एक और चार्ज की एंट्री हुई है, राइट। सो B पॉइंट का पोटेंशियल पहले से V2 था, बिकॉज ऑफ Q1 चार्ज कमिंग B पॉइंट का पोटेंशियल और बढ़ेगा, कितने अमाउंट से, KQ1/, इस सेपरेशन को तुम A मान लो, KQ1/A। सो बी पॉइंट का अगर मैं पोटेंशियल ओवरऑल बी टोटल की बात करूं तो कितना होगा, V2 प्लस KQ1/A। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 कितना होगा, Q2 V2 प्लस, या फिर एक साथ पोटेंशियल को लिख देती हूँ मैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन, है ना।
सो हम किसको लेकर आ रहे हैं, Q2 को। पोटेंशियल चेंज कितना हुआ, V2 प्लस के Q1/8। अब आप ध्यान से देखो, टोटल वर्क डन कितना होगा, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस के Q1 Q2/8। यानी कि सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना है, वो है Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस के Q1 Q2/8। अब तुम लोग दिमाग में एक चीज ध्यान से बैठा लो कि अगर तुम्हारे पास दो चार्ज है Q1 Q2 एट अ सेपरेशन A, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के Q1 Q2/8। लेकिन अगर वो दो चार्जेस को एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, तब उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, Q1 V1 प्लस Q2 V2। Again, V1, V2 will be given in your question, or some hints must be given to calculate V1 and V2. So you don't need to worry about that. That you will get to know. Anyone, any doubt till in this thing? So potential energy का क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, वर्क डन निकालना है। विल यू बी एबल टू डू इट? प्लीज कीप ऑन डूइंग क्वेश्चंस आल्सो। तुम लोग क्लास के बाद प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस लगाया करो, बुक का क्वेश्चंस लगाया करो, ठीक है। Book means NCERT. You can also do questions from HC Verma. And if you don't have enough time, do previous year questions. किसी को डाउट है? If not, then I will move ahead. अभी भी टाइम है, कुछ पूछना है तो बता दो। JNB आनंद, JNB डांग, महशाना, तुम लोग अपने नाम से ज्वाइन किया करो ना। प्रिया, एनी डाउट? तुम लोग इंडिविजुअल नाम से ज्वाइन किया करो यार, so that I can remember your names, I can interact with you more. चलो, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया। अब ये पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान होगा। मैंने इसलिए अभी इंक्लूड किया है, सो दैट इट विल टेक लेस टाइम, एंड इन दैट लेस टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बेसिकली सेपरेशन, दो चार्ज का सेपरेशन, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, जैसे यहाँ पे -Q चार्ज है, +Q चार्ज है, separated by very small distance, that is called what, that is called your basically dipole। अब देखो डाइपोल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। सो डाइपोल इज योर वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है ना। सो यहाँ पे भी हमारे पास डाइपोल मोमेंट के पास और डाइपोल के पास दो चीजें होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड क्या होता है डाइपोल का, डाइपोल का वैल्यू होता है चार्ज का वैल्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर ये डिस्टेंस d है तो q इंटू d। डायरेक्शन किधर होता है, डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सो ये डायरेक्शन यहाँ पे होगा ऐसा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। सो दिस इज डाइपोल। डाइपोल इज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। केमिस्ट्री में भी तुम लोग पढ़े होंगे इस चीज को। केमिस्ट्री में ओनली डिफरेंस इज डायरेक्शन, जैसा फिजिक्स में पढ़ते हैं उससे ऑपोजिट होता है वहां पे। नाउ वी विल कैलकुलेट। अब देखो डाइपोल के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। डन है, तो चलो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट डाइपोल का क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच का सेपरेशन ये है। सपोज कर लो ये डिस्टेंस तुम्हारा a है और ये भी डिस्टेंस क्या है, ये a, यानी कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 2a। डाइपोल को p से इंडिकेट करते हैं। सो p का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना होगा, q इंटू 2a। डन है। दो तरह के टर्म्स आते हैं, एक है एक्सियल, एक है इक्वेटोरियल। एक्सियल का मतलब क्या होता है, वो लाइन जो दोनों चार्ज को कनेक्ट कर रहा हो। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल।
और इक्वेटोरियल क्या होता है, वो लाइन जो एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, सच दैट वो एक्सियल लाइन की मिड पॉइंट से पास कर रहा हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन एंड दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें, देन वी विल सी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एंड देन इन द लास्ट वी विल सी कि कोई भी जनरल पॉइंट पे कैसे निकालते हैं। दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, बट आज के क्लास में पहले ये पढ़ते हैं। तो ध्यान से तुम यहाँ पे देखो, मैं तुम लोगों को पहले डायग्राम समझाना चाहूंगी। यहाँ पे ये एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ऐसा कुछ देखो। और इस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज की वजह से निकालोगे। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज होता है। सो इस एंड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, कुछ ऐसे होगा। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एनीवन हैविंग एनी problem in listening to me or anything like that? If you have, then you can let me know in the middle, ठीक है। सो ऐसा होगा। अब देखो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 ले लो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 ले लो। सो E1 का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, E1 का मैग्नीट्यूड होगा के क्यू बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो ये ए है और ये डिस्टेंस को तुम सपोज कर लो आर मान लो। सो ये डिस्टेंस कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। तो E1 होगा के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। और E2 तुम्हारा कितना जाएगा, E2 जाएगा के क्यू बाई अगेन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दोनों का ही मैग्नीट्यूड तुम्हारा सेम आएगा। डन है, क्लियर है। नाउ वी नीड टू ऐड दिस टू, दोनों वेक्टोरियल है, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। नाउ व्हाट वी कैन डू, सपोज कर लो तुम्हारा ये एंगल जो है वो थीटा, तो ये एंगल भी बाई सिमेट्री क्या होगा, थीटा होगा। और अगर ये थीटा है तो E1 का एक कंपोनेंट इधर होगा, दैट इज इफ दिस इज थीटा, तो यहाँ पे एक लाइन बना लो, दिस इज ऑल्सो थीटा, राइट। सो E1 का एक कंपोनेंट इधर होगा, E1 साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा, दैट इज योर हाउ मच, E1 कॉस थीटा। सिमिलरली यू कैन ब्रेक E2। अगर आप E2 को यहाँ पे ब्रेक करते हो तो क्या जाएगा, ये थीटा है तो तुम्हारा विच एंगल, like if this angle is theta, then you can clearly see this angle will be theta, and if this angle is theta, this angle will be your what, this angle will be your theta. So E2 का one component will be in this direction, E2 cos theta, and another component will be in this sense, E2 sin theta. तो E2 sin theta and E1 sin theta are opposite to each other, और हमने अभी भी देखा E1 E2 इक्वल है, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट पॉइंट पी, ई टोटल होगा तुम्हारा 2E cos थीटा। ई क्या है तुम्हारा, E1 E2, डन। सो 2E cos थीटा, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दिस। सो 2E, ई टोटल मैंने कितना लिखा, 2 इंटू ई के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा देखो यहाँ पे कितना जाएगा, दिस इज ए एंड दिस इज यू नो दिस इज ए, दिस इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज थीटा। तो कॉस थीटा इज ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ। सो ओवरऑल इफ यू सी दिस इज 2 के क्यू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ पे देखो 2 इंटू क्यू इंटू ए को क्या लिख सकते हो, सॉरी एक सेकेंड, गिव मी सम टाइम। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो 2A इंटू क्यू, दिस इज के डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, तो दिस इज इक्वल टू के पी, पी क्यू इंटू 2A इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट के पी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल, राइट, दिस इज योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, डन है। और इसका डायरेक्शन किधर है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट।
सो इफ यू राइट इट इन इट इन वेक्टोरियल टर्म, तो आप कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस के, क्योंकि ऑपोजिट है, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 3/2. Done it? And there is one widely used, what is that called? Approximation. अगर उस approximation को use करते हो, r is far far greater than a, तो e को क्या लिखोगे? kp by r स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 3/2. कुछ ऐसा जाएगा. आर स्क्वायर को अगर यहाँ से कॉमन लेते हो तो यहाँ पे आर स्क्वायर को कॉमन ले लो. आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो क्या बाहर जाएगा? आर क्यूब जाएगा, सॉरी, क्योंकि क्यूब का पावर है ना, 3/2 पावर है, राइट. सो यहाँ पे ये आर क्यूब आए. डन है. नाउ इफ आर इज फार फार ग्रेटर देन ए, इट मीन्स ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, है ना. क्योंकि यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, आर बाई ए इज फार फार ग्रेटर देन 1 एंड ए बाई आर विल बिकम फार फार लेस देन 1, यानी कि दिस इज फार फार लेस देन 1. So 1 plus 0 almost we can say. So this will become Kp by Rq. This is the relation you use, right? Dipole moment के लिए formula we use, right? चलो. Next we will calculate at the axial point. तो देखो, this calculation now you can easily do. So at point P, electric field because of plus Q charge किधर होगा? Because of plus Q charge इधर होगा, outward होगा. Done. So this is this and value will be how much? Suppose कर लो यहाँ से ये distance जो है वो r. So plus q से ये distance कितना है? This is r minus a because this is a and this is a. ठीक है. So k q by r minus a का होल स्क्वायर. ठीक है. उसी तरह से माइनस क्यू के लिए पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? डायरेक्शन किधर होगा? दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन विल बी दिस. ठीक है. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? माइनस क्यू के लिए हम निकाल रहे, कितना जाएगा बताओ? के क्यू बाई डिस्टेंस विल बी आर प्लस ए का होल स्क्वायर एंड वन इज इन दिस डायरेक्शन, अनदर इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है. डन. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालते हो तो नेट के लिए क्या करोगे? ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू. सो के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर. ठीक है. दिस थिंग यू आर गोइंग टू डू. और इसको जब सॉल्व करोगे तो अगेन यू विल गेट अ जनरल फॉर्मूला. अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए सॉल्व करूँ तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar will be divided by r square minus a square का स्क्वायर, राइट. और यहाँ पे तुम्हारा के क्यू का टर्म होगा. डन इट. सो इफ यू विल कट इट, व्हाट यू विल गेट? You will get 4ar on the top, kq into 4ar divided by r square minus a square का स्क्वायर. ठीक है. अगर इसको और इधर लिखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? के क्यू इंटू 2a इंटू 2r, क्योंकि के क्यू इंटू 4ar आया था, उसको मैंने ऐसे लिखा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर स्क्वायर. स्क्वायर ही था ना. यस. So that is this. Now q into 2a को p लिख सकते हो. So this is 2kp divided by into r divided by r square minus a square का स्क्वायर. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डायरेक्शन के टर्म में लिखो तो ये डायरेक्शन किधर जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, सॉरी डाइपोल के ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. सो दे आर पैरेलल हियर. ठीक है. अगेन इफ यू यूज द अप्रोक्सीमेशन आर इज फार फार ग्रेटर देन ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिखोगे? 2kp आर था, आर स्क्वायर को कॉमन ले लो तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर जाएगा. अगेन दिस विल बिकम इनसिग्निफिकेंट. सो दिस विल बिकम, सॉरी ये r4 जाएगा ना कॉमन लोगे तो. यहाँ से देखो, आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है ना, सो r4 विल कम आउट. Done. So यहाँ R4 होगा 2kp r by r4. So this is 2kp by rq.
सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर टर्म अगर लिखते हो तो एस। सो इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट का क्या डिस्कशन क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है केपी बाई आर क्यू इफ आर इज फार फार ग्रेटर देन ए। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, or I should say, electric field direction at the equatorial point is opposite to the direction of dipole, and at axial point it is in the same direction, and value of dipole electric field is 2 kp by r। ठीक है, डबल दिख रहा है यहाँ पे। सबको क्लियर है? एवरीवन क्लियर विद दिस? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक्सियल पॉइंट पे। अब देखो, कोई भी जनरल पॉइंट पे निकालना तुम्हारा होमवर्क है, तुम लोग करके लाना। तुम लोग नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आई विल अगेन डू इन द क्लास, नेक्स्ट क्लास। बट आज की क्लास में मैं वो जनरल नहीं कर रही। आई विल जंप टू द पोटेंशियल कैलकुलेशन फॉर डाइपोल। किसी को डाउट है यहाँ तक? प्रिया, जेनवी, महसाना, आनंद, जेनवी, डांग, किसी को डाउट है? एनीवन? इफ यू कैन लेट मी नो, इफ यू हैव अ डाउट यू कैन टॉक टू मी। कोई दिक्कत नहीं है यार, बात कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? आई कैन लाइक स्किप दिस डेरिवेशंस, बट मैं करवा रही हूँ बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग, तो आई वांट कि तुम लोग सब चीज से फेमिलियर रहो। अब देखो, हम पोटेंशियल निकालेंगे बिकॉज ऑफ डाइपोल। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बिकॉज ऑफ डाइपोल? पी पॉइंट पे क्या होगा बताओ? जेनवी, महसाना, थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल? एनीवन कैन टेल मी? Because of dipole, what will be potential at point P? P is at the equatorial point, यानी कि ये distance A है और ये distance भी A। This is at perpendicular bisector। तुम P point पे potential निकालो because of plus Q। So because of plus Q, potential will be how much? ये distance तुम check करोगे कि वो plus Q से कितने distance पे है। So this distance is A square plus R square का root under। So ये कितना हो जाएगा? KQ by A square plus R square root under। नाउ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल भी नेगेटिव लिखते हैं, हमेशा याद रखना। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या लिखते हैं? नेगेटिव। और अगेन पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जब मैं पोटेंशियल बता रही थी तो आई डिडंट टॉक अबाउट डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं पोटेंशियल का डेफिनेशन बता रही थी आई वाज टॉकिंग अबाउट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, सो डेफिनेटली पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। डन। एंड फॉर नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज? माइनस के क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर। अब मुझे बताओ टोटल पोटेंशियल कितना होगा? टोटल पोटेंशियल विल बी पोटेंशियल बिकॉज ऑफ प्लस क्यू एंड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ माइनस क्यू। कितना जाएगा बताओ? कोई लिखो कुछ भी। व्हाट वैल्यू वी आर गेटिंग नाउ? Priya, she is not connected to audio, she is just connected to the video। ठीक है, चलो, कोई आंसर नहीं कर रहा। ऑब्वियसली ऐड करोगे, इक्वल दिख रहा है मैग्नीट्यूड में, साइन डिफरेंट है, जीरो होगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, सो अब देखो, मैं अब फास्ट फास्ट जाएगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिटन इट बिफोर। सो देखो यहाँ पे पी पॉइंट पे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज कितना होगा? इट विल बी, सॉरी दिस इज अ मिस्टेक दैट हैपेंड। ये तुम्हारा कितना होगा? के क्यू बाई पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है प्लस क्यू से? दिस डिस्टेंस विल बी आर माइनस ए। तो ये कितना हो जाएगा? आर माइनस ए। ठीक है, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ प्लस क्यू कितना हुआ? के क्यू बाई आर माइनस ए। सो V प्लस क्यू इज के क्यू बाई आर माइनस ए, एंड V माइनस क्यू कितना होगा बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज? सो डिस्टेंस इज आर प्लस ए। सिंस दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, के क्यू बाई आर प्लस ए। अब टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करोगे? इन दोनों को
ऐड करोगे तो आप इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो. इफ यू आर गोइंग टू ऐड इट, व्हाट वैल्यू यू विल गेट? सो दिस विल बिकम r प्लस a माइनस r प्लस a डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ठीक है. सो दिस विल बिकम हाउ मच? kq into 2a divided by r square minus a square. Q into 2a can be written as p. So this is kp by r square minus a square. Again, if you are going to use the approximation, अगर approximation use करोगे कि r is far far greater than a, suppose मैंने यहाँ पे किया r is far far greater than a, in that case ये क्या हो जाएगा? kp, r square को common ले लो, so this will become 1 minus a square by r square. This will become significant, and in the case of approximation, it will come to be equal to kp by r square. Done. So तुम लोग एक चीज हमेशा ध्यान से देखो, electric field because of point charge inversely proportional to r square, electric field because of dipole inversely proportional to r cube. Similarly in potential because of point charge is inversely proportional to r, and potential because of dipole is inversely proportional to r का square. So दो चार्ज आने की वजह से r में चेंजेस आए. ठीक है. अब देखो कोई भी जनरल पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं, ये मैंने किया यहाँ पे. इसमें तुम्हें कैलकुलेशन को ध्यान से देखना है, लॉजिक इज सेम. ठीक है. लॉजिक क्या करेंगे? पी पॉइंट को पोटेंशियल निकालेंगे बिकॉज ऑफ प्लस क्यू एंड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू. सपोज कर लो प्लस क्यू से ये r1 डिस्टेंस पे है और माइनस क्यू से r2 डिस्टेंस पे है. सो पोटेंशियल कैसे लिखोगे? टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू, राइट. अब देखो के क्यू बाई r1 माइनस के क्यू बाई r2. अब ये बताओ r1 को हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड थीटा. सिमिलरली r2 को कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ a r एंड थीटा. सिमिलरली r1 को a r एंड थीटा के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि r1 r2 इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? क्वेश्चन में गिवन है कि एक डाइपोल है जिसके बीच का सेपरेशन 2a है, और मुझे कोई भी जनरल पॉइंट p जो कि r डिस्टेंस पे है, थीटा एंगल बना रहा है, इस पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है. तो अब बताओ पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो? यानी कि r1 एंड r2 इज नॉट गिवन, राइट. सो आई हैव अज्यूम्ड हियर कि सपोज कर लो ये r1 डिस्टेंस पे है और ये r2 पे है. देन आई कैलकुलेटेड दिस, but I need to write r1 in terms of r a and theta and r2 in terms of r a and theta. That we will do now. तो देखो यहाँ पे बस तुम्हें मैथ्स लगाना है. तो तुम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़े होगे 11th क्लास में, और I may be wrong if it is in class 12th. I have forgotten, but I know the rule. और लॉ क्या कहता है? जैसे देखो यहाँ पे अगर तुम्हें r1 लिखना है तो r1 का स्क्वायर क्या होगा? r1 का स्क्वायर को तुम लिख सकते हो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. यानी कि तुम लोग एक काम करो, इस ट्रायंगल को देखो, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल को फोकस करो. ये ट्रायंगल का एक साइड क्या है? r, दूसरा साइड क्या है? a. और उन दोनों, ये दोनों साइड नोन है, r और a नोन है, उसके बीच का एंगल भी नोन है, थीटा. तब उसका ऑपोजिट साइड जो r1 है, उसके वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? सो r1 स्क्वायर क्या होगा? r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा. सिमिलरली इस ट्रायंगल में तुम फोकस करो, इस ट्रायंगल का एक साइड r है, दूसरा है तुम्हारा a, और ये एंगल हमें पता है, अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा. तो r2 कितना होगा? यानी कि r2 का स्क्वायर होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 like minus whatever say, right, 2ar cos pi minus theta. So रूल क्या है तुम्हारा? ऐसा ट्रायंगल ले लो कुछ भी, ये साइड नोन है, ये एंगल नोन है, तो c का वैल्यू क्या होगा? सो c स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. दिस इज द रूल. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस रूल. r1 स्क्वायर लिख लिया हमने, r2 स्क्वायर लिख लिया. ठीक है. चलो, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो r1 r2 चाहिए ना, स्क्वायर तो नहीं चाहिए हमें. तो चलो एक अजम्पशन कर लेते हैं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए. r इज फार फार ग्रेटर देन a. इन दैट केस वी कैन राइट r1 स्क्वायर को ऐसे लिखा. अब देखो यहाँ पे कुछ हम कॉमन लेंगे, r स्क्वायर को कॉमन ले लिया. अगर r स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो हमें क्या मिला?
कॉमन ले लो, कुछ ऐसा टर्म मिलेगा। और अगर आर इज फार फार ग्रेटर देन ए, इन दैट केस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ये टर्म जीरो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। डन है। सिमिलरली तो जीरो कर दिया, उसको उसको हटा दिया, हमारा एक्सप्रेशन ये बचा। तो आर वन का वैल्यू क्या है, ये आर वन स्क्वायर का वैल्यू था। आर वन अगर निकालना है तो रूट ले लो दोनों तरफ, आर वन इक्वल टू आर, इसका पावर हाफ चला जाए। ठीक है। सिमिलरली यू कैन डू द सेम अप्रोक्सीमेशन विद आर टू, आर टू का वैल्यू ये आएगा। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें तो वन बाई आर वन चाहिए ना, क्योंकि पोटेंशियल बिकॉज ऑफ प्लस क्यू को हमने क्या लिखा था, के क्यू बाई आर वन, है ना। और पोटेंशियल बिकॉज ऑफ माइनस क्यू को क्या लिखा है, के क्यू बाई आर टू। सो वी डोंट नीड आर वन, वी नीड वन बाई आर वन, वन बाई आर टू इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। आर वन इतना था, आर टू इतना था, वन बाई आर वन करोगे तो क्या होगा, वन बाई आर, और इसका पावर भी क्या हो जाएगा, वन बाई, यानी कि पावर माइनस हाफ हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो रूल मैं लगाने जा रही हूँ उस रूल को हम क्या बोलते हैं, दैट रूल इज योर कॉल्ड, जो तुमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ा होगा, कि अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन है, सपोज कर लो वन प्लस एक्स है का पावर एन, इट कैन बी रिटन एज वन प्लस एन एक्स इफ एक्स इज फार फार लेस देन वन। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, एक टर्म है वन, दूसरा ये टर्म है, इसको एक्स मान लो। सो दिस एक्स इज फार फार लेस देन वन, क्योंकि यहाँ पे ए बाई आर का टर्म है, एंड दैट इज लेस, फार फार लेस देन वन हमने माना है। ठीक है। सो वी कैन अप्लाई दैट एक्सपेंशन हियर, और अगर हमने उसको अप्लाई किया तो ये माइनस वन बाई टू अंदर पावर में आएगा, प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम दिस। सिमिलरली वन बाई आर टू ये हो जाएगा। नाउ यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू, मैंने इतना इसलिए एक्सप्लेन किया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट, कि ये आया कहाँ से है। डन। और आगे अगर तुम लोग जेई एडवांस में क्वेश्चंस कहीं ट्राई करते हो तो ये सारी चीजें आती है एक्चुअली, तो यू शुड नो हाउ टू डू इट। अब देखो, आप वैल्यूज हम पुट करेंगे, के क्यू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। सो इफ यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू यू विल गेट दिस, वन बाई आर माइनस वन बाई आर, ये कट जाएगा, और ये प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो टू ए बाई आर कॉस थीटा एड होने वाला है, यानी कि के क्यू टू ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर, हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक आर था और एक ये आर, ये मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वेयर होगा। क्यू इंटू टू ए को क्या लिख सकते हो, केपी लिख सकते हो, है ना। सो दिस इज केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वेयर। डन। यानी कि इसको दूसरे टर्म में क्या लिख सकते हो, इसको दूसरे टर्म में लिख सकते हो, के पी डॉट आर, आर यूनिट वेक्टर में ले रही हूँ, डिवाइडेड बाई आर का स्क्वेयर। ठीक है। इट कैन बी रिटन लाइक दिस, एज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड रेडियल वेक्टर, or position vector, not radial vector, position vector of P. Why unit vector I have written? Because it should not affect the magnitude of formula. That is why I have taken unit vector. Everyone clear up to this? किसी को doubt है? I know many of you have left. I don't know why, but लोगों को खेलने की जल्दी है। बट ठीक है ना, 5 बजे के बाद भी तो खेल सकते हो ना यार, थोड़ा डेडिकेशन तो दिखाओ तुम लोग। वाई एम स्पीकिंग इन वन लाइन, लाइक बहुत चीजें कंप्लीट करनी है, और यहाँ मैं फास्ट मूव कर सकती हूँ क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं देना इस केस में, मुझे बस मैथमेटिक्स तुम लोगों को समझाना था, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट गई। डन। कॉन्सेप्ट होता तो मैं स्लो हो जाती, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, जस्ट मैथमेटिक्स, इसलिए मैं फास्ट गई। अब हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है। तुम लोग का होमवर्क क्या है, होमवर्क याद है ना, होमवर्क तुम लोग ट्राई करना है। एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू एट सेपरेशन ए, और यहाँ से कोई सेपरेशन टू ए, कोई भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पोटेंशियल को हमने निकाल लिया, है ना, सारा कैलकुलेशन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट एनी पॉइंट पी हैविंग मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डाइपोल एक्सिस। तो ई का वैल्यू तुम्हें निकालना, दैट इज द लॉस, that is the question you have to use. You can use concept to solve it, you don't need to go into complete mathematics, you can use the formula of equator and axial point to calculate this. So I want you to apply the brain here, and that is very much important. अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, अगर इसके थ्रू हम हौले हौले चले तो बहुत इजी है। फोर्स, तुम्हारे पास एक डाइपोल है, उसको तुमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म।
अब मैं पूछूं तुमसे कि इस डाइपोल पे नेट फोर्स बताओ कितना लगेगा। इस डाइपोल पे अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो कितना होगा। ओके, आई विल डू वन थिंग, जस्ट गिव मी सम टाइम। चलो एक पोल है, तुम लोग प्लीज उसमें वोट कर दो। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे डाइपोल पे फोर्स क्या लग रहा होगा, मुझे ये बताओ। प्लस क्यू पे कितना फोर्स जाएगा और माइनस क्यू पे कितना फोर्स जाएगा। कैन एनीवन आंसर मी। अब मैं रस नहीं करना चाहती, आई जस्ट वांट यू टू थिंक हियर। कोई भी पॉइंट चार्ज अगर तुम्हारा डाइपोल क्या होता है, दो पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन है, राइट। डाइपोल में क्या होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है, एक प्लस क्यू होता है, और दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। यहाँ पे भी ये डाइपोल है, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, केप्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे बताओ इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। यानी कि मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे जो तुम्हारा टोटल चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, उस पे फोर्स क्या लग रहा है। तो तुम लोग याद करो, मैंने तुम लोगों को बताया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उस पे फोर्स जो लगता है उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, क्यू ई। आई बात डायरेक्शन की, तो मैंने हमेशा तुम लोगों को बताया है कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो अब ये बताओ प्लस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा। प्लस क्यू पे फोर्स इधर लगेगा, कितना, क्यू ई। नेगेटिव पे कितना लगेगा, इधर कितना, क्यू ई। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। टोटल फोर्स जीरो। सो दिस विल बी योर आंसर। चलो ठीक है, everyone has almost left. Priya, I just wanted to communicate with you because I don't know if you're able to hear me because you're not connected to the audio throughout the session. I tried talking to you, but it couldn't happen. So just let me know. Yeah, from the next class, I will continue with this. What happens when we keep dipole in different environment? Like what is the force acting, torque acting, potential energy of dipole, and all those things. We will like all things that we have studied till now. We will translate that to dipole, but that we will do in the next class. And thank you so much, everyone, for voting the feedback form or filling the feedback thing. And thank you for listening to the class. And thank you for replying, not replying. Like you should try to reply more and more. Okay. On this note, I will end the class. Everyone take care of yourself. Stay safe and stay healthy. Okay. Keep enjoying.